नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चले शुरू करते हैं दमदार समाचार लगातार। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में जाना। पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी ओर से सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार कोरोना संकट के बीच मेडिकल जरूरतों को देखते हुए एक्सपर्ट से बात की जा रही है। देश को अब हालांकि कोरोना के मामलों में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई राज्यों में सख्त पाबंदियों के चलते लगातार नए केसों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है, ताकि इस महामारी से मुकाबला किया जा सके। हालांकि वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार देश में जोर पकड़ पा रही है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फरार आरोपी ओलंपियन सुशील पहलवान पर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही फरार अजय पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी किए हुए हैं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सभी आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 1 सप्ताह बाद भी सुशील और उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की टीमें 5 राज्यों में उसकी तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात पहलवानों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया था। इसमें कुछ पहलवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जूनियर नेशनल चैंपियन पहलवान सागर के रूप में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यूपी में कोरोना के ताजा आंकड़ों से थोड़ी राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इस बीच यूपी में वैक्सीनेशन के ताजा अपडेट देते हुए यूपी में सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि आज से 5 और जनपदों में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अब तक लगभग 1,49,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 32,61,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। तो वहीं नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार की टेस्टिंग, ट्रैक और ट्रीट की नीति का परिणाम है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 9,391 नए मामले ही सामने आए। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का काम है वो प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है। आपको ये अवगत कराना है कि अब तक जो प्रदेश में कुल लगभग 1,16,00,000 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, ये 45 से अधिक उम्र वालों को, और 32,61,000 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में लगभग 1,49,00,000 डोजेस साथ प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु का जो अभियान है वो उसमें 4,14,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और ये भी बताना है कि आज से 5 और जनपदों में ये 18 से 44 वर्ष का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और ये इसको धीरे धीरे सब अन्य जनपदों में भी बढ़ाया जाएगा। इसमें प्रदेश में वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल टेंडर किया गया था और ग्लोबल टेंडर में जो प्री बिड हुई उसमें कई विदेशी देशी कंपनियां भी आई। प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हमारे जो ग्रामीण नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो टीकाकरण में, क्योंकि ये कोविन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होना है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, लगभग 1,30,000 कॉमन सर्विस सेंटर अब चालू हो रहे हैं। 1,30,000 कॉमन सर्विस सेंटर में प्रत्येक कॉमन सेंटर में इस प्रकार की व्यवस्था आगे होने जा रही है कि जहां पर कि वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पर टीकाकरण। तीसरी लहर के बारे में बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया, कल भी उन्होंने समीक्षा की थी कि प्रदेश में अधिक से अधिक पेडियाट्रिशियन आईसीयू पीकू का निर्माण किया जाए। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का एक पीकू का निर्माण कराया जाए, जिसमें 50 आईसीयू के बेड हों, 50 ऑक्सीजन के बेड हों। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर 20-20 बेड का एक वार्ड ऐसा बनाया जाए।
मथुरा की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी कोरोना आपदा में अपने संसदीय क्षेत्र से लापता हो गई है। लोगों ने सांसद लापता का फोटो वायरल किया है। वहीं युवा कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पूरे विश्व के साथ साथ कान्हा की नगरी मथुरा में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है और इसके कहर से अब मथुरा भी अछूता नहीं है। लेकिन आपदा में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र से ही गायब हैं और वो अपने क्षेत्र की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दे रही। ये आम जनता ने, मथुरा की भोली भाली जनता ने जिन लोगों पर विश्वास मत अपना जताया, विश्वास किया, उन लोगों ने बिल्कुल विश्वास को तोड़ने का, मथुरा की धार्मिक प्रवृत्ति की जनता है उसको तोड़ने का काम किया है। ऐसी घटनाएं मथुरा में हो रही हैं कि बिल्कुल हृदय विदारक मैं कहूँगा घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनका कहीं भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। गरीब असहाय लोगों को जिस समय जरूरत है सांसद, विधायक और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल मथुरा की सड़कों पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आते हैं लेकिन गरीबों के लिए अभी तक कुछ काम नहीं कर पाए। नहीं, ऊर्जा मंत्री केवल साइकिल चलाने के लिए मथुरा आते हैं, अपना प्रचार करने के लिए और अपना साइकिलिंग का अपना शौक पूरा करने के लिए मथुरा आते हैं। हेमा मालिनी जी केवल जब उनको मथुरा में, मैं समझता हूँ कि जैसे बिहारी जी के दर्शन करने हो तब हेमा मालिनी जी मथुरा आती हैं, जैसे और तमाम लोग आते हैं। तो उनका मथुरा की समस्याओं से और उनके समाधान को लेकर इन लोगों का कोई भी मन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और सरकार के नुमाइंदों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि लोगों को कहीं भी कोई तसल्ली, कोई राहत की चीज प्रदान की जाए। मैं इसी बात पे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपदा में सांसद गायब, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हेमा मालिनी के लिए? हाँ, मैंने भी वो देखा, तमाम पोस्ट आ रही हैं, तमाम लोग पोस्ट डाल रहे हैं और मैंने देखा कि भाजपा के लोग भी उसको डाल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा के जो ब्लाइंड सपोर्टर हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से मुंह फेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कहाँ तक आदमी को आप। कोरोना से राजधानी दिल्ली में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ती जा रही हैं। लेकिन अब दिल्ली के पंचकुला शमशान घाट पर ऐसा नहीं होगा। दरअसल इंद्रप्रस्थ में विश्व हिंदू परिषद ने अब एक पहल की है। अब मशीन के जरिए गोबर से लकड़ियां बनाई जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री की माने तो मशीन लगाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना और पेड़ों को कटने से बचाना है। शमशान घाट में सबसे ज्यादा लकड़ी का उपयोग होता है। सर, ये अपने शमशान घाटों की लकड़ी की जगह पर ये गोले के गाय के गोबर के इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, ये दो मशीनों का कॉम्बिनेशन है। एक जैसे जहाँ पर देह जलेगा ऐसा यह ट्रे है लोहे का बनाया हुआ, इसमें मृतदेह को रखा जाएगा और फिर लकड़ी के जगह पर उनको ये जो गोबर से बने हुए लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर है इससे उनको जलाया जाएगा। कहाँ पर? गोबर के कंडों का भी उपयोग होगा। तो ये लकड़ी और गोबर के कंडे बनाने के मशीन अलग से हैं। हमने प्रयोग दिल्ली में यह किया है कि पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी हिंदू हैं उनको हमने वो गोबर से कंडे और लकड़ी बनाने का यंत्र दिया है और फिर किसी गौशाला को उनके साथ जोड़ के दिया है। तो वह उनसे मिलने के कारण से उनको एक आमदनी का स्रोत हो गया। दूसरी बात कि इसमें कम ईंधन लगता है, तो लकड़ी के जगह पर इसकी ज़रूरत कम होती है। लकड़ी कितनी महंगी हम सब लोग जानते हैं अभी, और इसलिए जो परिवार है उनके ऊपर का दबाव भी कम हो जाता है जिनको ये दहन क्रिया करवानी है। तीसरी बात, जंगल कटना कम हो गया इस कारण से, उतनी लकड़ी कम लगेगी। पर्यावरण के दृष्टि से गोबर का भी बहुत उपयोग है। तो गाय भी बच रही है, लोगों के हाथ को काम मिल रहा है, जंगल भी बच रहे, पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और सस्ता भी हो रहा है। तो सभी दृष्टि से यह व्यवस्था अभी उपयोगी है। तो ये अभी इस स्मशान में जो अपना झंडे वाला मंदिर है दिल्ली का, उनके माध्यम से ये सारी प्रक्रिया संचालित है यहाँ की। तो विश्व हिंदू परिषद उनके साथ मिलकर यहाँ पर ये यंत्र लगा रहे हैं। ऐसे दिल्ली में अन्य जगह भी, अन्य स्मशानों में हम ये आने वाले दिनों में करेंगे। इसके पहले देश भर में अन्यत्र हमने ये प्रयोग किया हुआ है। दिल्ली के अंदर लगभग कितने ऐसे बनाए जाएंगे जिससे? सारे स्मशानों का हम प्रयत्न करेंगे। अभी ये पहला आज का प्रयोग है, अगले कुछ आने वाले दिनों में हम ये करेंगे।
दिल्ली में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था और कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकारें कदम नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि कोरोना की स्थिति इतनी भयावह थी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। मगर अब बात करें जिस तरीके से शमशान घाटों में कोशिश की जा रही है, यानी कि गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा और पर्यावरण को भी रोका जाएगा, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन भी कहीं ना कहीं कष्टों में आएगा। मगर जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर गाय के गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लकड़ियाँ हर तरीके से हर शमशान घाट के अंदर यूज़ की जाएंगी और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि इस तरीके की लकड़ियाँ जलेंगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के जो पेड़ कटेंगे उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इससे पर्यावरण के साथ साथ जो पॉल्यूशन फैलता है वो भी नहीं फैलेगा। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार ने कोशिश करी है और ये कार्यक्रम जो किया गया है, यानी कि इस तरीके की लकड़ियों का शुरुआत जो की जा रही है ये मशीन के द्वारा की जाएगी। हर तरीके से हर शमशान घाट के अंदर इस तरीके की मशीनें लगाई जाएंगी और ये इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के लकड़ियों के प्लांट, यानी कि इस तरीके के गोबर के गाय के लकड़ियों का इस्तेमाल हर शमशान घाट के अंदर किया जाए और पेड़ भी बचाया जाए। अब देखना होगा, कोरोना को हराना है तो कहीं ना कहीं जीवन भी बचाना है, मगर इस तरीके के पर्यावरण के रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से कम आ रहे हैं, हालांकि मौत का सिलसिला अभी भी बरकरार है। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसे लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में भी बीएचयू के डॉक्टरों की टीम अलग अलग गांव में जा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस दौरान गांव के लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने कोरोना से बचने के लिए दवाई भी बताई जा रही है ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। डॉक्टर्स की टीम लोगों को मेडिक किट भी मुहैया करवा रही है, जिससे गांव के लोगों को राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। इस दौरान बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने कहा कि वाराणसी के रमना गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। मेरी इच्छा है कि पूरे देश के गांवों में ये फेरी लगे। ये इस गांव से शुरुआत हो रही है और मेरी इच्छा है कि पूरे देश में गांव में ये फेरी लगे। ये फेरी ऐसा है कि जैसे गांव में आपने देखा होगा टूटे फूटे सामानों के साथ फेरी वाला घूमता था, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन फेरी वाला लगवाओ। ऑक्सीजन फेरी वाले का मतलब ये है कि ऑक्सीमीटर वो साथ रखेगा, सैनिटाइजर मास्क साथ रखेगा, हमारे जैसे पीपी किट में पूरे जो लोग हैं। और आज ये रमना गांव से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। दो इसमें बहुत मुख्य बातें हैं। आपने देखा होगा कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनमें अचानक ऑक्सीजन लेवल जब गिर जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर फिर आईसीयू सबकी दौड़ शुरू हो जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि पहले हफ्ते करो कोरोना परवार तो बचेगा पूरा परिवार। कोरोना में अगर बुखार 1 या 2 दिन जब भी आए तो आप सचेत हो जाइए और ऑक्सीजन लेवल जरूर नापिए। ऑक्सीजन लेवल एक ऐसा अस्त्र है हमारे पास जिससे पता लग जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कोरोना की स्थिति और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में कोविड को लेकर हमारी सभी तैयारियां और किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। बीते महीनों में किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर केंद्रीय गृह मंत्री से कई बार मिल चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की सरकार जहां एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध भी झेल रही है। रविवार को ही किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया था। कोई विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सबने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बता करना चाहिए। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते हैं आपकी मदद। वो सब बातें तो हमारी अपनी हैं प्रदेश के, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में सारे विषय की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों का हल निकलेगा। ऐसे ही कोरोना के विषय को लेकर के खास करके जो ब्लैक फंगस की बात भी उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि दवाई हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट करने के बाद। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने आज उपमंडल अस्पताल नंगल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अस्पताल का दौरा किया।
मीडिया से मुखातिब होते हुए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने कहा कि कैबिनेट की दूसरी लहर ने भयानक मोड़ ले लिया है। हमारे जिले में सबसे ज्यादा 27% की दर नांगल में बताई जा रही है। राणा केपी सिंह ने कहा कि लेवल 2 के कोरोना मरीजों के लिए नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में 20 बेड के 2 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां ऑक्सीजन समेत तमाम जरूरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसके लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सो बड़ी फिक्र वाली गल है। एडी वड्डी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है। ये केवल हिंदुस्तान नहीं, कुछ लोग सिर्फ नुकताचीनी करते हैं। मैं अखबार भी पढ़दा, इत्थे आ नहीं होया, इत्थे आ नहीं होया, इत्थे आ नहीं होया। कुछ लोग अपने देश नूं भंडदे है, कुछ लोग अपनी सूबा सरकार नूं भंडदे है। शायद उन्हां कोल इस गल दा कोई जवाब नहीं कि करोना दे अगे अमरीका टैटेरी हो गया, इंग्लैंड टैटेरी हो गया, जर्मनी का तंत्र टैटेरी हो गया, फ्रांस का तंत्र टैटेरी हो गया, इटली और आस्ट्रेलिया वर्गे मुल्कों च लंबा बंद चल रहा, लॉकडाउन चल रहा है। जिथे जिथे कोरोना की लहर गई है, ये तबाही मचाती गई है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा वासियों से अपील की कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों पर कोरोना अटैक नहीं कर पाएगा। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, वहां पर रहने वाले मेरे सारे ब्रजवासियों भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर को धैर्य के साथ मुकाबला कीजिए, इसके लिए अपील कर रही हूँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है। मैंने भी 2 वैक्सीन शॉट्स लिया है। आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए, सही समय पर और सही स्थान पर वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैं खास तौर पर हमारे किसान भाइयों से जो दिन रात खेती में धूप में मेहनत करते हैं, उनसे भी अपील कर रही हूं कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए अगर इस महामारी से। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ताज़ा आंकड़ों में थोड़ी राहत मिली है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 191 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की है। सीएम ने कहा कि हम कोरोना में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में तेंदुपत्ता संग्राहकों को यह राशि काफी मदद पहुंचाएगी। सीएम ने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, कई बार आपको वनोपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। हमने वनोपज का समर्थन मूल्य तय किया है। हमारी प्रतिबद्धता है कि आपके पसीने की पूरी कीमत मिल सके। तो वहीं इस दौरान सीएम शिवराज ने सभी से निवेदन किया कि कोरोना की वजह से सावधानी बरतें और भीड़ इकट्ठी ना करें। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के लिए अनुकंपा योजना की शुरुआत की, जिसमें कोरोना वायरस के निधन के बाद सरकार परिजनों की आर्थिक सहायता करेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण हम तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवारों को निश्चित तौर पर राहत देगा। आज जैसा आदरणीय मंत्री जी आपको बता रहे थे, 191 करोड़ 45 लाख रुपए का तो बोनस वितरित हो रहा है, आपके खातों में पहुंच गया। एक फैसला और हम लोगों ने किया है कि नगद नहीं, सीधे अकाउंट में पैसा डालने का काम करें। पहले तेंदुपत्ते का बोनस वितरण भी नकदी हो जाता था। लगभग 450 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों को मजदूरी के रूप में मिलेंगे और लाभ पर बोनस उसके बाद में वितरित करते ही हैं।
वो इसके अतिरिक्त मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा। ये सर्दी जुकाम हुआ तो बता नहीं है कि हमें सर्दी जुकाम है, ताकि आपको दवाई दे दी जाए और जरूरत पड़े तो जांच करवा ले, टेस्ट करवा ले। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि शुरू में पता चल गई 2-3 दिन में ही, और दवाई ले ली तो ये यहीं खत्म हो जाती, नाक में गले में ही। और अगर घर बैठे रहे, इधर उधर झाड़ फूक करवाते रहे या कोई से भी दवाई ले ली, तो फिर ये फेफड़े में चली गई तो फेफड़ा खा जाती थी। तो परिवार की जिंदगी चलती रहे, परिवार बेसहारा ना हो। और वो तत्काल देंगे, फास्ट ट्रैक पेन कंपनी थी, तुरंत जो जिस पद पे था उसी पद पे दे देंगे फटाक से। और दूसरी चीज और तय करी हमने कि 5 लाख रुपए तक की एक मुफ्त अनुग्रह राशि भी इन परिवार के आश्रितों को, जो भी पात्र होगा परिवार में, उसको दे दी जाएगी, ताकि तत्काल परिवार की जिंदगी चल सके, आजीविका चल सके, कोई बेसहारा ना समझे हमारे रहते। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि लगातार जारी है। पिछले 26 दिनों के बाद देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से कम आए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ओडिशा ने जानकारी दी है कि 25 दिनों में 16 प्रदेशों को 15,074 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। वहीं तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से भी टकरा गया है। पणजी में इसका असर देखा गया। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की खबर है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर पड़े हैं। भारी पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी कार डैमेज हो गई हैं। गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। गोवा में चक्रवात के प्रभाव और उसके नुकसान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल सेंटर गोवा की तरफ से जो हमें 3 दिन पहले ही उसने सूचना दी थी, सूचना के हिसाब से जो साइक्लोन ताउती साइक्लोन जो आने वाला था, उसके हिसाब से 16, 17, 18, 19 और 20, सबसे पहले 16 तारीख को जो ताउती मैक्सिमम टू मैक्सिमम 147 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन टू द पणजी सिटी तक वो सबसे नज़दीक तभी पहुंचा था। और उसके बाद में वो पेंजिम के सेंटर से उसका दूर जाना स्टार्ट हुआ। उसका ज़्यादातर इफेक्ट गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कोस्टल बेल्ट में ही हुआ और इसके बाद में रूरल बेल्ट में भी उसका हमें इफेक्ट ज़्यादातर के दिखा। हमने सबसे पहले फिशरीज डिपार्टमेंट, कैप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस सबको अलर्ट किया था। इससे यानी फिशरीज और बाकी से ज़्यादा कुछ यानी कैजुअल्टी नहीं हुई। सभी लोग यानी जो समुद्र में जाते थे वो जाना उन्होंने बंद कर दिया था। और आजकल जो हमने कैजुअल्टी वहाँ देखी, 2 डेथ गोवा में रिपोर्टेड है। एक डेथ नॉर्थ गोवा में है, एक लड़के की डेथ हो चुकी है, एक पेड़ उसके माथे पे गिरा इसलिए डेथ हो चुकी। द सेकेंड डेथ जो स्कूटर पे 2 लोग जा रहे थे, इलेक्ट्रिकल पोल उन पे गिर के वो अस्पताल में जाते वक्त एक की डेथ हो चुकी। दोनों डिस्ट्रिक्ट में कहते वक्त कि मोर देन 500 ट्रीज हैड फॉलन और 500 से ज़्यादा जगहों पे यानी जो मेजर रोड ब्लॉक हुआ। यानी मेजर हाउसेस डैमेज में मुझे लगता है कि 100 के आसपास मेजर हाउसेस डैमेज हुए हैं। इसके सिवाय अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास माइनर हाउसेस भी डैमेज हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल की बड़ी डैमेज हो चुकी है। मुंबई के मलाड चिंचोली बदर इलाके में तेज हवा के चलते एक विशाल पेड़ गिर गया। 4 से 5 मोटरसाइकिल और 3 कार पेड़ की चपेट में आ गई और बुरी तरह से उनमें नुकसान हो गया। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए 432 करोड़ रुपए में से 431 करोड़ रुपए एक ही दिन में जारी किए गए। स्वच्छता कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टर्स, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स
और सी और डी श्रेणी के पैरा मेडिकल स्टाफ को अप्रैल 2021 तक बकाया पूरा वेतन जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों का मार्च 2021 तक का वेतन जारी किया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों का फरवरी 2021 माह का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की फरवरी 2021 माह की पेंशन भी जारी की गई है। कि सभी निगम के कर्मचारियों जिनके वेतन के लगभग पिछले 1.5 माह से मैं दिल्ली सरकार से लड़ रहा था और बड़े संघर्ष के बाद तीनों निगमों का 1051 करोड़ रुपया जारी किया गया, जो कि आज तक दिल्ली सरकार ने ये नहीं बताया कि वो पैसा सिर्फ सैलरी का था, विशेष पैकेज के रूप में, या हमारी तिमाही दी थी। खैर, आज हमने जो हमारे को 432 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से अनुदान के रूप में आया था, उसमें से 431.33 करोड़ रुपया हमने सैलरी का जारी कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों को 2 माह का वेतन मार्च अप्रैल 154.8 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। इसके अलावा जो अदर डी ग्रुप है, जो स्कूलों के अंदर अन्य स्थानों पर हमारे डी ग्रुप के लोग के सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, उनको 42.51 करोड़ रुपया जारी किया है। इसी प्रकार से हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ जोनों के अंदर हॉस्पिटल में जो डी ग्रुप का है, उनको भी हमने 1,57 लाख रुपया जारी किया है। हमारे सी ग्रुप जो जोन और हॉस्पिटल में है, उनका हमने। और फिलहाल वक्त हुआ कि ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। कम तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपील की है कि लोग गोमूत्र पिएं और गाय पालन करें। रविवार के दिन भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गोमूत्र का अर्क पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद गोमूत्र लेती हूं, इसकी वजह से मुझे दवा नहीं लेनी पड़ती और कोरोना भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि देसी गाय का पालन सभी को करना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि वे 1 करोड़ पौधारोपण करेंगी। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संत नगर क्षेत्र में 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल को दान करने पहुंची थी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य स्तरीय समिति के साथ वर्चुअल मीटिंग में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी आर्थिक लूट करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी काम किया जाए वो सबके भले के लिए हो, लेकिन अगर कोई अस्पताल या डॉक्टर्स किसी भी मरीज से लूट मार करते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। महामारी एक्ट के अधीन सरकार के पास यह अधिकार है कि ऐसा करने वाले अस्पतालों को सरकार बंद कर सकती है या फिर अपने अधीन लेकर चला सकती है।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की सभी जांचों को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। परमबीर सिंह का कहना है कि जब उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा 100 करोड़ रुपए मासिक जबरन वसूली का लक्ष्य दिए जाने का आरोप लगाया है, तब से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि जब तक वो देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे, तब तक उन्हें फंसाया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका में परमबीर सिंह ने गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ शुरू की गई जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। मालूम हो कि सीबीआई पहले से ही पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। चित्रकूट जेल में हुई फायरिंग में मारे गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुकीम काला को आखिरी वक्त में अपने पैतृक गांव की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। काला कैराना स्थित गांव जहानपुरा का रहने वाला था। परिजन मुकीम के शव को उसके ननिहाल हरियाणा के पानीपत में उसके मामा के गांव अदमी लेकर रविवार सुबह 5 बजे कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। 2 दिन पहले चित्रकूट की जेल में पश्चिमी यूपी के अपराधी मुकीम काला निवासी गांव जहानपुरा कैराना की हत्या की गई थी। शनिवार को उसका शव मां मीना और परिवार के अन्य सदस्यों के सुपुर्द किया जाएगा। इस दौरान मुकीम काला की मां मीना ने सवाल उठाते हुए कहा कि जेल के अंदर सुई तक नहीं जा सकती तो पिस्तौल कैसे पहुंच गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेटे की हत्या में सहारनपुर, शामली और चित्रकूट पुलिस का हाथ है। मीना ने कहा कि उसके बेटे मुकीम को 7-8 दिन पहले ही चित्रकूट जेल ले जाया गया था। इससे पहले वो सहारनपुर की जेल में बंद था। गांव में आकर पूछी, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, कभी स्कूल से तो कभी खेत से उठाकर उस पर केस लगा दिए गए। यूपी के हापुड़ में कोरोना काल में समाजसेवी भी मरीजों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाजसेवी विक्की शर्मा कोरोना काल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। वो घर घर जाकर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। समाजसेवी ने बताया कि जिस किसी भी मरीज को दिन या रात में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो अपनी टीम के साथ उस मरीज के घर पहुंचकर मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा देते हैं। मेरा नाम विक्की शर्मा है और जो महामारी चल रही है उसको देखते हुए मैंने दिन रात मेहनत कर अपने सहयोगी के साथ और शहर के तमाम लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूं। जहां भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कोशिश करता हूं वहां तक उन्हें प्रोवाइड कराता हूं और जैसे भी ज़रूरत मुझे पता पड़ती है, किसी का फ़ोन आता है, मैं तुरंत उस काम में लग जाता हूँ, क्योंकि अब हमें एक एक जान की, जो हमारे लोगों की जान की कीमत है, किसी की जान ना जाए, इसके लिए हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। मेरे पास लेने वाले बेचारे जो मेरी एक टीम है वो काम कर रही है, वो रात में जाती है, कोई परतापुर बाईपास पे लगता है, कोई जाकर हमारी जो प्लांट है मेरठ की तरफ वहाँ लगता है। तो 3-4 लोगों की हमने टीम बना रखी है, वो रात को बेचारे लाइन पर लगकर। यूपी के गोंडा जिले में कोरोना से जूझ रहे युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 18 से 45 साल के आयु के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की है। जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा जिले के जिला अस्पताल में स्थापित कोविड अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रिबन काटकर युवाओं के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये वैक्सीन 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी, जिसका आज से शुभारंभ हो गया। देखिए, हम लोग ने 18 जनपदों में 18 वर्ष के ऊपर वाला जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, वो उन जनपदों में कार्य चल रहा है। 1 मई से शुरू कर दिया। अब 5 जनपदों को और जोड़ा गया है, जिसमें गोंडा भी है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। और गोंडा के जिला अस्पताल के अंदर आज हम सभी लोग आए हैं, हमारे दोनों सांसद हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री जी भी हैं, विधायक लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी हैं। मगर हम लोगों ने यहाँ आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए आज ये कार्यक्रम किया है। और 18 वर्ष के बच्चों को आज से गोंडा में लगना शुरू हुआ है, मगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पे किया जाएगा। सर, कोई सर्टिफिकेट अभी आपने किसी को प्रदान किया है? वो जब लगता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वैक्सीनेशन का, कि पहला डोज है
वो पोर्टल पे चढ़ता भी है, भारत सरकार के भी पोर्टल में जाता है, वो उनको दिया है। अब दूसरा जब उनका ड्यू होएगा तो उनका दूसरा एक सर्टिफिकेट और दिया जाएगा। सर, क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? क्या ऑक्सीजन की कमी का नहीं जूझना पड़ेगा यूपी के लोगों को? अब उत्तर प्रदेश में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर्याप्त है। उसकी कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है और कोरोना की तबाही के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले भी देखने को मिल रहे हैं और अब यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इसका प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी में अब तक ब्लैक फंगस के 24 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई है। देश भर में कोरोना महामारी के बीच जहां कोरोना संक्रमित मरीज ऑक्सीजन की किल्लत के चलते दम तोड़ गए, तो वहीं अस्पतालों में वेंटिलेटर न मिल पाने से भी सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई। यूपी के जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर तो मौजूद हैं, बस उन्हें ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर मंडलीय स्तर के अस्पताल का ये हाल है तो अन्य जनपदों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा बाकायदा लगाया जा सकता है। जब इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ 11 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन टेक्निकल स्टाफ की कमी है। स्थानीय कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ता है। वेंटिलेटर हैं और सभी इंस्टॉल करके वर्किंग कंडीशन में है। इमरजेंसी में जैसे 3 अनइंस्टॉल पड़े हुए हैं, नहीं अनइंस्टॉल्ड नहीं, वो इंस्टॉल्ड हैं। वो इंस्टॉल्ड हैं, जब मरीजों को आवश्यकता पड़ती तब लगाए जाते हैं। इंस्टॉल्ड रखे हैं वो। क्या ऑपरेटिंग के लिए अलग से स्टाफ होता है? तो क्या हाँ होता है, थोड़ा स्टाफ की कमी है, इसीलिए कभी परेशानी हो रही है अक्सर। उसके लिए टेक्निकल स्टाफ होता है जो कि उनको ऑपरेट करता है। मरीज ने एक बार लगा दिया गया तो बराबर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जब तक बराबर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो परेशानी होती है। उसके लिए स्टाफ की कमी है। कुछ स्टाफ, हमारा स्टाफ नर्स को ट्रेंड किया गया उसी में से, तो जब जरूरत। यूपी के मिर्जापुर जनपद में वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन करने योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री रमाशंकर पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये महामारी किसी जाति, बिरादरी और पार्टी की नहीं छोड़ती। आज वैक्सीनेशन कार्य प्रभावित नहीं होता अगर विपक्षी दल वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाते। आज चूँकि 17 जिला पहले था और मिर्जापुर भी सम्मिलित हो गया है, लगभग 32,000 से ऊपर वैक्सीन मौजूद है 18 से 44 साल के लोगों को। और जागरूकता हमने भी देखा है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है और उत्तर प्रदेश में हर राज्य से बेहतर उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन के मामले में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, कहीं न कहीं से केसेस कम हैं। आज देख रहे हैं कल 10,000 से कम हुए। कहीं न कहीं से जागरूकता भी लोगों के अंदर, लॉकडाउन का जो महामारी का एक कर्फ्यू लगा है उसका भी प्रभाव देखने को मिला और अब हर लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ी। वैक्सीनेशन इस महामारी का मुख्य बिंदु वैक्सीनेशन, जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी हम इससे मुक्ति नहीं पाएंगे। यह उद्देश्य लेकर के सरकार काम करेगी। अच्छा मंत्री, क्या नाम है आपका? प्रिया उपाध्याय। प्रिया जी, क्या उम्र होगी आपकी? 30 साल। ये बताएं कि आज आपने वैक्सीन लगवाया है तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात दिक्कत नहीं लग रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा वर्ग के लोगों को? ये बिल्कुल जल्द से जल्द लगवाएं, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ मत करें कि मतलब ज़्यादा परेशानी हो जाए। धैर्य रखिए, सब सही होगा। कितने दिनों से इंतजार था आप लोगों को वैक्सीन करके? जी बस तब से इंतजार है जब से हमारे उम्र के वर्गों को मतलब वैक्सीन के लिए करना था। हमने रजिस्ट्रेशन उसी टाइम करवाया था। आज उस दिन वो दिन आ गया जो वैक्सीनेशन लगवा लिया हम। जनता से क्या अपील करेंगे? बस यही कहेंगे कि बस धैर्य रखिए, थोड़ी सी परेशानी तो है ही, तो परेशानी। हरियाणा के ऊर्जा और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार और प्रशासन के बेहतर प्रबंधन की वजह से लगातार कोरोना के केस घटते जा रहे हैं। बिजली मंत्री जिले के आरएमपी चिकित्सकों की बैठक के बाद अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बैठक की जिसमें 200 आरएमपी चिकित्सकों ने भाग लिया और बैठक में शहर के अनुभवी फिजिशियन द्वारा गांव में कोरोना से निपटने के लिए टिप्स दिए गए। उन्होंने बताया कि अब तक सिरसा जिले के गांव में 15,000 कोरोना दवा से संबंधित मेडिकल किट बांटी जा चुकी हैं और 9,000 किट और तैयार की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिले के हर गांव में करीब 100 मेडिकल किट बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे स्थिति को काबू में किया जा रहा है।
एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि लोगों के लिए दवा की कमी नहीं रहने दी जाएगी और उन्होंने अपने निजी कोष से सिरसा जिले को अब तक 50 लाख की राशि कोरोना से लड़ने के लिए दी है और फतेहाबाद जिले को भी उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख की राशि जारी की है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यूपी में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। दरअसल सरकार के आदेश के बाद गांव-गांव में टीका लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्नाव के गांव में भी कोरोना का टीका लगाया गया। बता दें कि रोजाना गांव में टीका लगाने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ पहुंच रहा है और ग्रामीणों को टीके लगाए जा रहे हैं। भी आ रहे हैं, सभी कराएंगे, निसंदेह कोई इसमें दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो भी आएगा सबकी टेस्टिंग होगी। तो लोग घर से निकलना चाह रहे हैं? हाँ, घर से निकलना। मन में डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। अच्छा, इस गांव में कोरोना से कोई डेथ वगैरह हुई है? कोई बीमार है? कोई अभी तक मरा जिया है? कुछ अभी तो कोई सूचना नहीं है ऐसी इस गांव में। हाँ, इस गांव में कोई सूचना नहीं है कि कोरोना से मौत हुई। कोरोना से कोई नहीं मौत हुई। तो इस गांव में कोरोना से मौत नहीं हुई, फिर भी टीम यहाँ भेजी गई है। तो आप लोग बुलवाए थे या सरकार ने ही भेजा है? ये सरकार ने ही भेजा है अपने से। हाँ, ऊपर से आया। हाँ, गांव पर डे तो जो है रोज एक गांव हमारी टीम अक्सर करती रहती है। तो कहीं कहीं मतलब कुछ लोग जागरूक होते करवाते, लेकिन कुछ लोग जागरूक नहीं है तो भागते भी हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं लोग डर के। आप लोग खुद बिगड़ जाते हैं? हाँ, बिगड़ जाते हैं, टीम के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज भी होने लगती है। अभी ऐसे ही नहीं, ये पहला गांव नहीं है, कई गांव में रोज डेली जाते हैं। अच्छा, डेली हर एक नए गांव में जहाँ से आदेश मिलता है जाना? ये हम लोगों को CSC से मिलता है। जी। तो लोग क्या आते हैं, बढ़ चढ़ के लोग करवा रहे हैं जांच अपनी? जी सर। जी। लोगों में डर तो नहीं है या हिचकिचाहट? नहीं, लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है? नहीं, लोगों में हिचकिचाहट नहीं है। कितना टारगेट रहता है? लोग कितनी जांच कर देती हैं गाँव में जब जाती हैं आप लोग? जितने भी लोग हो जाएं। यूपी के मुरादाबाद में आज सब्जी मंडी में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मुरादाबाद नवीन मंडी स्थल पर लगी भीड़ को कोरोना वायरस के फैलने का डर बिल्कुल नहीं है। नवीन मंडी स्थल पर करीब सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर प्रशासन भी सोता हुआ नजर आया। मंडी स्थल पर सुबह लगी भीड़ में शामिल लोग मास्क लगाए बगैर ही नजर आए। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना को नजरअंदाज करते हुए लोग बेधड़क होकर सब्जी मंडियों में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अब ऐसे ही कोरोना को हरा पाना मुमकिन है क्या? क्या इस भीड़ में यदि किसी एक को भी कोरोना हो गया तो कितने लोगों तक इस बीमारी का फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए, लेकिन आम जनता की लापरवाही से कोरोना पर लगाम लगाना इतना भी आसान नहीं है। तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद, सरकार के कई प्रयासों के बाद कोरोना पर लगाम लगाना इसलिए आसान नहीं दिखाई देता क्योंकि लोग जमकर कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ा रहे हैं। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने।
स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जिले में चुनाव होने के बाद अभी भी माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ जीते हुए उम्मीदवार कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, तो वहीं हारे हुए प्रत्याशी का गुस्सा लाचार परिवारों पर निकल रहा है। ताजा मामला बहराइच जनपद के थाना रामगांव क्षेत्र का है, जहां हारे हुए प्रत्याशी ने घर में घुसकर एक परिवार की जमकर पिटाई की। परिवार के कई सदस्य घायल भी हो गए हैं। उनका कहना है कि तुम्हारे वोट न देने की वजह से हम हार गए। इसको लेकर दबंगों ने परिवार की पिटाई की। जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाना रामगांव पहुंचा तो थाना रामगांव की पुलिस ने उसे बेरंग लौटा दिया। परिजनों का इल्जाम है कि थाना रामगांव की पुलिस द्वारा उन्हें गालियां भी दी गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। सभी घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जीत गए वो सब हार गए तो घर में से निकाल मारते कि हमको सबको जिताए ना हो, तो भाई को हमें सब मार के घूरन दांत दिन। कौन लोग मार रहे हैं? शिवम है, सोले है, गुन्नू है, कमलेश है, मनसा है और विजय है। चुनावी रंजिश को लेकर मार रहे हैं? हाँ। कहा था कि तुम मैंने विजय उनका वोट दिया और आज अच्छे कही है तो तुमको मरबे तो ये है, मार डरबे का दिन गोली चलाए दिन ना गोली। दबंग टाइप के लोग हैं क्या बोले? हाँ। आपने कहीं शिकायत की? क्या कह रहे हैं? थाने में सुनो ही नहीं भाई। क्या कह रहे हैं थाने पे? थाने पे कहीं नहीं, कहा तुमने काटा बल्लम लागे देखी कहाँ का हुईगा है, जब मेरे के मार खाओ। बहराइच में प्रधानी चुनाव खत्म होने के बावजूद भी माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। खास बात तो ये है कि जीते हुए प्रत्याशियों द्वारा कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए विजय जुलूस निकाला गया। वहीं हारे हुए प्रत्याशी ने एक घर पर जा करके बुरी तरीके से बेरहमी से परिवार वालों को पीटा और उसका कहना यह था कि तुम्हारे वोट न देने की वजह से मैं हार गया। पीड़ित परिवार रोता बिलखता हुआ जब थाना रामगांव पहुंचा तो थाना रामगांव की पुलिस ने बजाय कार्रवाई करने के लिए उसको भगा दिया। अब वो परिवार दर बतर भटक रहा है। अब देखना है कि उस परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं। रफीकुल्ला खां, ANB न्यूज बहराइच। हरियाणा के कोसली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरी में आज फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। विधायक फ्रंट से फ्रंटलाइन कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरी पर पहुंचे भाजपा मीडिया प्रभारी विजेंद्र डहीना ने बताया कि आज कोरोना संक्रमण ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण अंचल के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारी अपने घरों से दूर रहकर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जिनका हौसला बढ़ाने के लिए आज भी वो यहां मौजूद है। आज विधायक जी ने सर को भेजा था यहाँ पर हमारे स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमारा स्टाफ पहले काम कर रहा था पूरे जान से और भी आगे भी काम करता रहेगा। आज स्टाफ को सम्मानित किया गया विधायक जी की तरफ से, सर बाबूजी ने कराया, तो इससे काफ़ी हौसला बढ़ा है और आगे ये बढ़ाते रहेंगे। हमें पक्का यकीन है इस चीज़ का। विधायक जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे विजेंद्र जी अपने मीडिया प्रभारी जो रेवाड़ी से हैं इनको यहाँ पे भेजा और सभी का ही यहाँ पे प्रोत्साहन किया। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं PHC फतेहपुरी के सभी एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग फील्ड स्टाफ, वो काबिल की तारीफ़ के लिए है। और
सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और हम ये आश्वासन देते हैं कि आगे भी ये इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये फॉलो करना चाहिए, और किसी को भी कोई भी परेशानी हो, बुखार हो, सर्दी लगे, खांसी जुकाम कुछ भी हो, तो ज़रूर अपना नज़दीकी सेंटर पे जाके अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। मैं सबसे पहले विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि हमारी टीम को उन्होंने यहाँ प्रोत्साहन के लिए अपनी टीम भेजी। वैसे तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमारा मतलब हौसला और भी जो है बढ़ा है और हम और सजगता से काम करेंगे। इनके बार बार उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी हमारी टीम जो है आशा वर्कर से लेकर के ANMs, MPHW, सुपरवाइज़र सब जो है अपनी तरफ से पूरी तहे दिल से काम कर रहे हैं ताकि हम इस कोरोना को के जंग से हम लड़ सकें। और वैक्सीनेशन का भी हम जो है प्रतिदिन कैंप लगा करके जैसे जैसे आगे से हमें गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जब उनको पता लगा कि डॉक्टर लोकेश और उनकी टीम फतेहपुरी PSC में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, तो उन्होंने मेरे को भेजा। आज यहाँ पे हमने डॉक्टर्स को सम्मानित किया, उनकी टीम को सम्मानित किया है और यहाँ पे मास्क भी दिए गए हैं। और जिस तरह से यह टीम दिन रात काम कर रही है, वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य है। न ये परिवार की चिंता कर रही है, न अपनों की चिंता कर रही है, पूरी टीम समाज सेवा में लगी हुई है। तो मैं डॉक्टर लोकेश और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद भी। यूपी के मुरादाबाद जनपद में पंचायत चुनाव बीत जाने के बाद ग्रामीण इलाकों में लगातार बुखार जैसी संदिग्ध बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक की ग्राम पंचायत रतनपुर कला में इन दिनों बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो पंचायत चुनाव से लेकर अब तक 20 से 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पद और एक ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार की भी रतनपुर कला में मौत हो चुकी है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो ग्राम पंचायत रतनपुर में स्वास्थ्य केंद्र बीते कई दिनों से खुला नहीं है और न ही मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। 20 से 25 मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे कुछ लगाया गया है? अब अभी तक तो कुछ नहीं आया है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कहाँ ये होना है नहीं होना है। सहायता कैंप कोई कैंप नहीं किया गया अभी। हाँ, हमारे जो भाई हैं, राजीव भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, ये इंटीमेट करते रहते हैं, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है कि इस तरह से ये यहाँ पर ये हो रहा है। थोड़ा देखें स्वास्थ्य विभाग आकर क्या हो रहा है। अभी कोई नहीं आया। टीम क्या किस तरीके से सर, जैसे कि अब सीजन चला, वायरल फीवर है, अब मोस्टली सब यही बोलते हैं वायरल फीवर, तो वायरल फीवर हो रहा है। क्या हो रहा है अभी कोई जांच ही नहीं हुई ना, जांच के बाद ही पता चलता है कि ये है क्या चीज़। जांच हुई नहीं है। क्या मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से मुरादाबाद के? सर, यहाँ पर जितनी पब्लिक है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ऐसा घटना घट रही है, किसी का परिवार बेकार हो रहा है, वो बचें, वो सेफ्टी रहें। रतनपुर कला में स्थिति ये है कि साफ़ सफाई का मेन मुद्दा था, वो हमने जो है सर्वप्रथम करवाया है। जीतने के बाद तुरंत हमने ये काम कराया है, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया और सब लोगों को लगाया है। जो भी सफाई कर्मी है उनको पुनः काम पे दोबारा बुलाया गया है और वो अपना काम सही से अंजाम दे रहे हैं। हाँ, यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या स्थिति है आज की तारीख में? किस चीज़ की? स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है, अभी 15-20 दिन से बंद पड़ा है। उसमें ना ही कोई टीकाकरण हुआ, ना किसी तरह की कोई वहाँ पर दवाइयाँ मुहैया कराई गई हैं। जो मरीज़ हैं किसी तरह का उन्हें कोई भी अभी तक किसी तरह का मेडिसिन लाभ नहीं मिला। जनपद में कोविड महामारी चल रही है, काफ़ी सारी मौतें हो रही हैं, आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव में फिलहाल स्थिति काबू में है और किसी तरह का भी अभी हमारे यहाँ पर कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला है और सभी लोग पूरा कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सब एक दूसरे से। यूपी में पंचायत चुनाव को खत्म हुए भी काफी समय बीत चुका है, लेकिन जीते हुए ग्राम प्रधान और उनके समर्थक अभी भी जश्न और जुलूस निकालने से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला मुरादाबाद के बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम के गांव इब्राहिमपुर से उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया पर गांव में निकाले जा रहे जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका संज्ञान लेते हुए बिलारी पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें 16 नामजद हैं जबकि एक अज्ञात बताया गया है। इस वीडियो में एक युवक देसी तमंचे से फायरिंग करते हुए भी नजर आया।
मामला कुछ नहीं था, उनकी अकरम की तबीयत खराब थी, वो मेंबर वार्ड हैं, उनके लिए पब्लिक देखने आ जा रही थी, थोड़ी भीड़ हो रही थी, उसके लिए बाकी जाली है सारा मुकदमा। क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह से रही और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, वो सपा के विधायक हैं, विधायक के चचा मोहम्मद उस्मान, उनका और मेरा आमना सामना था, दोनों कैंडिडेट है। मैं भारी बहुमत से जीता हूँ 539 वोटों से। उन्हें ये जीत हजम नहीं हो रही, वो जाली मुकदमा करा रहे हैं। चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी पदाधिकारी और नेतागण, विधायकगण, सब लोगों ने निष्पक्षता से चुनाव कराया, जिसमें मोहम्मद साजिद सेठ हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए और फहीम जो इस समय मौजूदा विधायक हैं उनके सामने उनके चचा मोहम्मद उस्मान खड़े हुए थे साजिद सेठ के सामने। तो उन्होंने, पूरी जनता ने, इब्राहिमपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भय मुक्त वातावरण में वोटिंग करके उन्होंने साजिद सेठ को पूर्ण बहुमत 540 वोटों से चुनकर ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत दिलाई, जिसको वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव के विधायक जो लगातार तीसरी बार विधायक हैं, उनके चाचा कई बार से प्रधान रहे हैं, उस रसूख को वो अपना खोता हुआ इस पूरी विधानसभा से देख रहे हैं, उसमें उनकी बौखलाहट चल रही है। उस बौखलाहट का नतीजा ये हुआ कि जो हम लोग, मैं भी जिला पंचायत सदस्य उस वार्ड से लड़ा, वार्ड नंबर 27 से, उस गांव में मेरे वार्ड नंबर 27 में वो उस्मान भी उस वार्ड से, उन्होंने एक प्रत्याशी अपना उतार रखा था जिला पंचायत में, वो 23 वोट से मुझसे हारा भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी का कैंडिडेट, और मुझे 681 मिले, उन्हें 666 वोट के समथिंग। उसमें जिला पंचायत में भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उससे बौखलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर अन्य धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत। ग्राम प्रधान और कुछ उनके समर्थकों के द्वारा लगातार जुलूस निकाला जा रहा था। इसके बारे में हम लोगों को कल वीडियो के माध्यम से सूचना मिली, वीडियो वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, तो हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें कल रात में हम लोग FIR दर्ज कराए हैं। उसमें ये है कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान है मोहम्मद साजिद, उनके द्वारा था, साथ में उनके लगभग नामजद 16 समर्थक है, जिनका नाम हम लोग प्रकाश में आ चुका है। बाकी कुछ और अभी अज्ञात जो उनके समर्थक थे, साथ में मिलकर जुलूस निकाला जा रहा था। और फिर उसके बाद उनके द्वारा आपस में उनके तमंचे को लेकर घूमा जा रहा था, साथ में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी कई लोगों के खिलाफ की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 307 और महामारी अधिनियम का धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।